आज के सेशन में ये करंट अफेयर्स का सेशन है और करंट अफेयर्स के इस सेशन में हम देखेंगे कि गवर्नमेंट की स्कीम या किसी योजना को कैसे एनालिसिस किया जाता है। पीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, मेंस के दृष्टिकोण से हम इसको देखेंगे कि किसी योजना को किसी या जो स्कीम होती है कितनी गहनता के साथ उसको देखने की ज़रूरत रहती है। और देखिए काफ़ी कुछ तो इसमें जो सिलेबस आपका दिया हुआ है वही डिफाइन कर देता है कि क्या क्या ज़रूरत है आपको देखने की एक स्कीम की भी। ऐसा नहीं कि कुछ भी उठाकर पूछ देगा वो। यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके सिलेबस का जो जीएस का पेपर सेकंड है उस पेपर सेकंड में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि पॉलिसी इंटरवेंशन को आपको कैसे देखना है, क्या क्या उसमें पढ़ना है और किस दृष्टिकोण से उसको एनालिसिस करना है। तो जो सिलेबस का जो पार्ट है ये आप इसको सिलेबस में भी एक बार देख लेना। गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड इंटरवेंशन फॉर डेवलपमेंट इन वेरियस सेक्टर एंड इश्यूज अराइजिंग आउट ऑफ देयर डिजाइन एंड इम्प्लीमेंटेशन। तो इसका जो किसी भी स्कीम का या योजना का जो डिजाइन होता है आपको वो देखना है कि वो डिजाइन कितना अच्छा है या उसमें कुछ कमी है, और अगर अच्छा है तो उस डिजाइन को किसी अन्य योजना के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है क्या। फिर बात आती है डिजाइन बनने के बाद जब किसी स्कीम का इम्प्लीमेंटेशन किया जाता है तो उसमें भी देखना रहता है कि इम्प्लीमेंटेशन में कुछ कमी है या बिल्कुल ठीक चल रहा है या उसमें क्या सुधार की ज़रूरत है। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये। आज जिस एग्जाम्पल को मैं ले रहा हूँ एनालिसिस करने के लिए आप लोगों के सामने वो है जल जीवन मिशन। जल जीवन मिशन के 5 साल पूरे हो गए हैं। तो किसी भी स्कीम के योजना के इम्प्लीमेंटेशन वाले पार्ट को देखने के लिए 5 साल की अवधि काफ़ी रहती है कि क्या उसका आउटकम मिल रहा है, उसका इम्प्लीमेंटेशन सही से हुआ है या नहीं है, उसका रिजल्ट क्या मिल रहा है, उसका आउटकम कैसा मिल रहा है। इसके लिए 5 साल की अवधि काफ़ी रहती है। इसी के साथ साथ इस 5 साल की अवधि में जब हम उसका मूल्यांकन करते हैं, असेसमेंट करते हैं किसी भी योजना का, स्कीम का, तो उसमें ये भी साफ पता चल जाता है कि उसके डिजाइन में कुछ कमी है या नहीं, और अगर डिजाइन अच्छा है तो उसको क्या बिल्कुल निरंतर ऐसे ही सतत जारी रखें या उसमें कुछ सुधार करें। तो जल जीवन मिशन आप लोगों ने उम्मीद करता हूँ काफ़ी पढ़ा होगा। इसमें बात की गई है कुछ फैक्ट्स जो पीटी के दृष्टिकोण से महत्व हैं, वो तो आप लोग देख लीजिएगा। इसमें मैं इसका आपको मेंस का पोर्शन के हिसाब से बताऊंगा कि मेंस के दृष्टिकोण से कैसे इसको एनालाइज करेंगे और कैसे उसमें अगर कुछ कमी है तो कैसे उसको देखेंगे और फिर उसको सॉल्यूशन में कैसे उसके रिगार्डिंग सुधार को बताएंगे हम लोग। तो सबसे पहले देखते हैं, ये जल जीवन मिशन स्टार्ट किया गया था जिससे कि सभी को सेफ ड्रिंकिंग वाटर मिल सके, यानी कि सुरक्षित पेयजल तक सभी की पहुंच को सुनिश्चित किया जाए। इसी का एक कंपोनेंट था हर घर नल से जल। ठीक है, तो हर घर नल से जल होगा, कितने राज्यों में पहुंचा, कितने % कवर हुआ, ये सब पीटी के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हो सकता है, लेकिन कुछ कुछ आंकड़े आपके इसमें भी इस्तेमाल हो सकते हैं। तो बेसिकली इसके डिजाइन का जो पोर्शन है हम उसको देखेंगे मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। डिजाइन इसका अच्छा था या बुरा था, उसको देखने से पहले कुछ एक समस्या देखनी पड़ेगी। क्या वजह है कि आज़ादी के इतने वर्षों बाद भी जो जल है, जो सुरक्षित पेयजल है, उसके डिस्ट्रीब्यूशन के लिए स्कीम लागू करनी पड़ रही है। डिस्ट्रीब्यूशन सुरक्षित पेयजल का, सिंचित जल की अभी मैं बात नहीं करूंगा। सुरक्षित पेयजल का जो डिस्ट्रीब्यूशन रिगार्डिंग प्रॉब्लम है इंडिया में, वो बहुत ही गंभीर है। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि इंडिया में केवल कुछ ही लोगों को सुरक्षित पेयजल का अधिकार प्राप्त है, और ये एक बहुत महत्वपूर्ण समस्या से जुड़ा हुआ है। उस समस्या को भी हम देखेंगे। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि इस योजना में 50 लीटर प्रति व्यक्ति पानी जो प्रतिदिन वो उपलब्ध कराने की बात की गई है, और पाइपलाइन बिछाई है, जैसे जो भी है वो सरकार कर रही है। 2 समस्याएं बेसिकली है इंडिया में वाटर के रिगार्डिंग। एक तो डिमांड साइड
एक सप्लाई साइड। अभी तक जितनी भी स्कीम रही हैं उनके डिजाइन में यही देखा गया है कि जहाँ जहाँ पानी इस भौम जल हो या जो पाइप लाइन है उसके द्वारा जो प्रोवाइड किया जाता है वो जल हो, तो जहाँ जहाँ पानी नहीं है कोशिश यही रहती है कि वहाँ पानी पहुँचा दिया जाए। ये सप्लाई साइड हो गई। डिमांड साइड पर अभी तक सरकारों ने बहुत कम विचार किया गया था कि कैसे पानी की मांग को कम भी किया जा सकता है, इसका प्रबंधन भी किया जा सकता है। इस पर अभी तक कोई विशेष विचार नहीं किया गया था। थोड़ा बहुत जल जीवन मिशन के तहत डिमांड साइड के प्रबंधन की बात की गई है, वो भी ग्रे वाटर यूज को लेकर के। तो जब तक डिस्ट्रीब्यूशन सही नहीं होगा तो क्या हम सभी की पहुंच को, समान पहुंच को सुनिश्चित कर सकते हैं सुरक्षित पेयजल के लिए? ये बहुत मुश्किल है। और वितरण के लिए इंडिया में सबसे बड़ी समस्या जो है वो यही है कि सुरक्षित पेयजल का अधिकार केवल कुछ ही लोगों को मिला हुआ है। कितनी आश्चर्य की बात है। आप एक एग्जाम्पल से इसको देखिए, और एग्जाम्पल क्या, ये कटु सत्य है इंडिया का। मान लीजिए आपके पास मकान है, उसका स्वामित्व आपके पास है, आप मकान के मालिक हैं, और ये भी मान लेते हैं कि पाइपलाइन नहीं बिछाई गई है पानी की, तो आप क्या करेंगे उस सिचुएशन में? अपने घर में बोरिंग करेंगे, एक वाटर जेट पंप लगाएंगे और भौम जल को निकालना शुरू कर देंगे। लेकिन इसी के साथ साथ ये भी सोचिए आप, एक ऐसा व्यक्ति भी होगा जिसके पास अपना खुद का मकान नहीं होगा और वो किराए के मकान में रह रहा होगा, तो क्या ये संभव है कि अगर वहां से पाइपलाइन नहीं गुजर रही कि वो बोरिंग कर ले और पानी निकाल कर पी ले? वो कुछ भी व्यवस्था करे लेकिन बोरिंग कर पानी निकाल कर नहीं पी सकता। भले उसको 4 किलोमीटर से लाना पड़े, गंदा पेयजल पीना पड़े, किसी से मांग कर पीना पड़े, किसी पड़ोसी से लेना पड़े, लेकिन कहीं ना कहीं वो दूसरों की अनुकंपा पर ही जीवित है। पेयजल जिसके बिना मनुष्य और जीवित प्राणी सभी जितने भी हैं 1 मिनट भी जिंदा नहीं रह सकते, उसके लिए किसी व्यक्ति को दूसरे के रहमो करम पर जिंदा रहना पड़े, ये एक बड़ी शर्मनाक स्थिति है। किसी एक के लिए नहीं, पूरे देशवासियों के लिए, कि कुछ लोगों को पेयजल मिल रहा है, कुछ लोगों को पेयजल के लिए दूसरों पर निर्भर रहना पड़ रहा है। बड़ी शर्मनाक स्थिति है। तो सबसे बड़ी समस्या वितरण है, जो पेयजल का वितरण है उसमें सबसे बड़ी समस्या इंडिया में यही है कि भू स्वामित्व से जुड़ा अधिकार है ये पेयजल का। जिसके पास जमीन है, जिसके पास घर है अपना खुद का, वो भौम जल निकाल सकता है। खेती की जमीन है, अपनी खेती की जमीन में बोरिंग कर सकता है, वहां से पानी निकाल कर पी सकता है। लेकिन अगर आपके पास नहीं है, भले ही आप पानी पी रहे हैं, आप जिंदा हैं, दूसरों से मांग कर पी रहे हैं, 5 किलोमीटर से ला रहे हैं, 10 किलोमीटर से ला रहे हैं, लेकिन सुरक्षित पेयजल की ऐसी विश्वसनीय गारंटी आपके पास नहीं है कि आपको मिल जाए। तो क्या किया जाए इस समस्या के लिए? अगर वितरण को, सुरक्षित पेयजल के वितरण को आपको सुनिश्चित करना है तो इसके लिए क्या, या तो यह है कि सभी को भूमि दे दी जाए, जिनके पास मकान नहीं है अपने, उनको भूमि दे दीजिए, वो भी अपना बोरिंग कर लें। ये पॉसिबल नहीं है। दूसरा जो सरकारें कर रही हैं कि पाइपलाइन बिछा दी, वहां से सब पानी ले लें, टैप लगा दिया, उसमें टोटी से निकाल कर पानी ले जाएं घर के इस्तेमाल के लिए। लेकिन इसमें एक समस्या है अभी भी। ठीक है, आप टोटी से पाइपलाइन से जल पहुंचा देंगे, लेकिन कनेक्शन मिलेगा जो मकान मालिक होगा उसको, ना कि जो रेंट पे रह रहा होगा उसको। और दूसरी सबसे बड़ी बात, जो ये भौम जल निकाल रहे हैं, जो लोग बोरिंग किया और भौम जल निकालना शुरू कर दिया, धरती के नीचे तो कोई सीमा नहीं है ना पानी की, वो दूसरों के हक का भी पानी निकाल ले रहे हैं। ट्यूबवेल लगाया, सबमर्सिबल लगा दिया, उसमें दूर दूर तक का पानी खींच रहे हैं, व्यर्थ बह रहा है, और कुछ लोगों को पीने तक के लिए नहीं मिल रहा है।
तो इस योजना के डिजाइन में भी जो सबसे बड़ी कमी है वो यही है कि डिमांड साइड का प्रॉपर मैनेजमेंट नहीं कर पा रही है। जो पानी का, जो जल का अधिकार है, जो भू स्वामित्व से जुड़ा हुआ है, इसको डीकपलिंग करने की जरूरत है। डीलिंग करना होगा, आज नहीं तो कल, जब समस्या बहुत गंभीर हो जाएगी, जब पेयजल जल का संकट गहरा जाएगा, जब भौम जल बिल्कुल दूषित हो जाएगा, केमिकल कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तब भी तो आप बैन लगाएंगे। आपको समरसेबिल पे और पंपिंग सेट पर बैन लगाना ही होगा। आप मकान के लिए कोई प्लॉट खरीद रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि उसके नीचे का भौम जल भी खरीद रहे हैं। और स्थिति ये है कि उसके नीचे का तो भौम जल छोड़ दीजिए, आस पड़ोस का भी खींच ले रहे हैं। यूपीएससी का ध्यान इस पर है, बड़े बड़े थिंक टैंक्स जो हैं उनका ध्यान इस पर है, कोचिंग इंस्टीट्यूट्स की मैं नहीं कहता कि उनका इस समस्या पर ध्यान है या नहीं है। एक बॉडी है सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड, वो इस पर गंभीरता से विचार कर रहा है। एक विद्वान है मिहिर शाह, काफी समय पहले कमेटी गठित हुई थी उनकी अध्यक्षता में, उसने भी रिपोर्ट दी है और उसने भी यही कहा है कि जो भू स्वामित्व, जो लैंड ओनर है, उनको ये अधिकार कभी नहीं दिया जाना चाहिए कि वो अनलिमिटेड वाटर को निकाल लें। खेती एक बड़ी समस्या है जो कि भौम जल पर ही निर्भर है। काफी कुछ जहाँ नहरी सिंचाई है या तालाब द्वारा सिंचाई है, उस हिस्से को अगर छोड़ दिया जाए तो भूमि का एक बड़ा हिस्सा वो ग्राउंड वाटर पर ही निर्भर है। पंजाब हो, हरियाणा हो, वेस्टर्न यूपी हो, आप यहाँ के ग्राउंड वाटर की सिचुएशन देखिए, वाटर लेवल दिन प्रतिदिन डाउन होता जा रहा है। ठीक है, भूमि किसानों की है, किसान अन्नदाता है, फसलों की सिंचाई अगर नहीं होगी तो भारत भूखों मरने लगेगा। लेकिन इसका कुछ ना कुछ समाधान निकालने की जरूरत अवश्य है। अनलिमिटेड अधिकार, असीमित अधिकार नहीं दिए जा सकते उनको भी। आप सब्सिडी दे रहे हैं, विद्युत पर छूट दे रहे हैं किसानों को, और किसान क्या करता है, अब स्विच ऑन किया रात में और घर आकर सोया और सुबह जाके देखेगा अपना तो खेत भरा हुआ है ही, दूसरे का भी आस पड़ोस में भी खूब भरा रहता है। तो वेस्ट ऑफ वाटर है ये, इसको तो रोकना ही होगा। और जल जीवन मिशन का, जिसके डिजाइन की रिगार्डिंग हम बात कर रहे हैं, डिमांड साइड के मैनेजमेंट की बात तो की गई है, उसमें वो कम्युनिटी बेस्ड है, समुदाय आधारित प्रबंधन की बात की गई है, जिसमें ग्रे वाटर, जो कि यूज वाटर को रिसाइकिल करके उसको पुनर्प्रयोग योग्य बनाना है। लेकिन पूरी तरह समस्या के समाधान इसमें भी नहीं है। इसीलिए आज मैं इस टॉपिक को चर्चा के लिए लाया था। तो जल जीवन मिशन, अगर यही कंडीशन रही तो क्या अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने में सफल हो पाएगा? निश्चित है, अच्छी योजना है, यही आपको लिखना है, एक अच्छा प्रयास है सरकार का, लेकिन समस्या का पूर्ण समाधान ये प्रस्तुत नहीं करती है। ये कमी है इसके डिजाइन में। डिमांड साइड के मैनेजमेंट के लिए सरकार को अभी काफी कुछ करना होगा। ये समस्या उत्पन्न कर रहा है। आप देखेंगे कि अगर एक बार लिस्ट देखें आप, ये डिमांड साइड के प्रबंधन के लिए बता रहा हूं मैं, अगर आप एक बार लिस्ट देखेंगे कि भारत से किन फसलों का निर्यात हो रहा है, उसमें आप देखेंगे शुगर, जो कि गन्ने से बनती है, और गन्ना उत्पादन के लिए बहुत ज्यादा पानी खर्च होता है। दूसरा राइस,
चावल का निर्यात होता है भारत से। आप भली भांति जानते होंगे कि कितना ज़्यादा पानी उसकी सिंचाई के लिए चाहिए। और हम आयात जो इंपोर्ट करते हैं वो कैसी फसलों का करते हैं, दाल हो गई, बहुत कम पानी की ज़रूरत है। तो जिन फसलों को ज़्यादा पानी चाहिए उनका हम निर्यात कर रहे हैं, और जिन फसलों को बहुत कम पानी चाहिए उनका हम आयात कर रहे हैं। तो इससे क्या हो रहा है, भारत जल का निवल निर्यातक बन जा रहा है, नेट एक्सपोर्टर ऑफ द वाटर। ये कहीं ना कहीं एमएसपी से भी जुड़ जाता है। क्यों आप ऐसे क्षेत्र में एमएसपी दे रहे हैं जहां भौम जल से सिंचाई हो रही है? ये हम उस टॉपिक पर आएंगे, यहाँ मैं उसमें डिटेल में नहीं जाऊंगा जब हम एमएसपी की चर्चा कर रहे होंगे। क्यों ऐसा कर रहे हैं? तो डिमांड साइड का मैनेजमेंट बहुत गड़बड़ है। सप्लाई साइड में तो फोकस रहता है सरकारों का कि हम ज्यादा से ज्यादा कोशिश करें कि जल पहुंच जाए, पाइपलाइन बिछानी पड़े या कोई और वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगाना पड़े या कुछ भी करना पड़े। निसंदेह जरूरी है, क्योंकि जल के बिना इंसान कुछ घंटे ही रह सकता है, उससे ज्यादा नहीं। तो मेरा कहने का मतलब यही था यहाँ पर कि इसके डिजाइन में भी वही कमी है जो पहले की योजनाओं में थी, और इसके डिजाइन रिलेटेड जो कमी है उससे जो उसका जो इम्पैक्ट पड़ रहा है उसको सबसे पहला हम एक पॉइंट में देखते हैं, ये है इनइक्विटेबल एक्सेस, असमान पहुंच जल पेयजल तक। समान पहुंच अभी भी सुनिश्चित करना बहुत मुश्किल है, नहीं पॉसिबल है अगर यही डिजाइन पर काम करते रहे तो। आपको डिजाइन में सुधार करना ही होगा, आपको डिमांड साइड का मैनेजमेंट करना ही होगा, कुछ कड़े निर्णय और बड़े निर्णय लेने ही होंगे। उसके बिना संभव नहीं है। तो जब तक डीकपलिंग नहीं करेंगे, जल के अधिकार को भूस्वामित्व के अधिकार से पृथक नहीं करेंगे, पंपिंग सेट पर बैन नहीं लगाएंगे, समान पहुंच सुनिश्चित नहीं हो सकती। दूसरा इंपैक्ट क्या हो रहा है इसका, ओवर एक्सट्रैक्शन एंड रिसोर्स डिप्लीशन, अतिदोहन और संसाधनों का क्षय। पंजाब का किसान, हरियाणा का किसान क्यों ड्रिप इरिगेशन जो बूंद बूंद सिंचाई विधि है उसका उपयोग करेगा? तो उसको फ्री में मिल रहा है, विद्युत पर सब्सिडी मिल रही है, वो तो खूब बहाएगा। घरों में भी जो बड़े घर हैं या स्विमिंग पूल बने हुए हैं जिनमें क्यों वो उसका पानी का प्रबंधन करेंगे, क्यों पानी को बचाएंगे? तो व्यर्थ बहाएंगे, किसी को पीने को मिले या मत मिले। सामाजिक और आर्थिक असमानताएं भी इससे बढ़ेंगी। क्लियर? सॉल्यूशन क्या है इसका? सॉल्यूशन इंपॉर्टेंट है, और कहीं भी काफी सारे टॉपिक ऐसे हैं जहां आप इनका यूज कर पाएंगे, इन पॉइंट्स का जो मैं बता रहा हूं। आप किसी भी कोचिंग का मटेरियल कंटेंट उठा लीजिए, किसी भी कोचिंग की क्लास कर लीजिए, आपको कोई नहीं बताएगा कि मेंस के दृष्टिकोण से कैसे एनालिसिस करना है स्कीम का या किसी भी करंट अफेयर्स के टॉपिक का। तो आप ध्यान दीजिए, और इस लेवल का जब तक एनालिसिस आप डेवलप, एनालिटिकल पावर अपने अंदर डेवलप नहीं करते तो बड़ा मुश्किल है सिलेक्शन होना। कंटेंट जो कोचिंग प्रोवाइड करा रही है उसके भरोसे अगर आप रहेंगे तो बड़ा मुश्किल है। आप देख भी रहे होंगे कि जो कंटेंट डेवलपर हैं वो, उनकी एनालिटिकल पावर अगर इतना अच्छा होती तो वो
कहने की जरूरत नहीं है, बस आप लोग खुद समझदार हैं। तो सबसे पहला पॉइंट यही है, वाटर डिकपलिंग राइट्स फ्रॉम लैंड ओनरशिप। जल के अधिकार को भू स्वामित्व के अधिकार से पृथक कीजिए। इसके लिए आपको कानून बनाने पड़ेंगे, बनाइए, लीगल फ्रेमवर्क की जरूरत पड़ेगी इसके लिए। कम्युनिटी बेस्ड वाटर मैनेजमेंट कुछ हद तक है इसमें, जल जीवन मिशन में ये, लेकिन बड़े लेवल पे जरूरत है। समुदाय का ही अधिकार होना चाहिए। एक गांव का जो भौम जल है या ऊपर सतह का जल है, उस पर पूरे समुदाय का अधिकार होना चाहिए, ना कि कुछ लोगों का। जल समिति बनाइए और समाज के सभी वर्गों का उसमें प्रतिनिधित्व होना चाहिए। जल जीवन मिशन में जो पानी समिति, जो जल समिति बनाई गई है, उसमें महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित की गई है। लेकिन धरातल पर, मैं भी गांव में जाता हूं, मैं भी देखता हूं, लेकिन धरातल पर ऐसी कोई समिति मुझे वास्तविक रूप में कार्य करती हुई दिखाई नहीं दे रही। मैं बिल्कुल स्पष्ट बोल रहा हूँ। थर्ड पॉइंट, वाटर यूज रेगुलेशन। जल प्रयोग के लिए आपको विनियमन अच्छे से करना ही होगा। इसको विनियमित करने के लिए आपको जो संस्थाओं में सुधार है वो भी करने होंगे। सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड ये उस समय बनाया गया था जब हरित क्रांति भारत में शुरू हुई थी, और भारत को कैसे भी करके पेट भरना था। तो इसका मुख्य काम ये था कि भौम जल से जितना ज्यादा से ज्यादा जल निकाले तो निकले, यानी कि अधिकाधिक भौम जल प्राप्त करने के लिए इस बॉडी को बनाया गया था, सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड। यूपीएससी ने आईएएस की परीक्षा में पीटी में 2020 में इस पर प्रश्न पूछा भी है, और फिर पूछेगा, मैं बता दे रहा हूं। इसके फंक्शन को अच्छे से देखिए। लेकिन अब समय की जरूरत बदल चुकी है। अब हमें भौम जल से, जो भौम जल है उसको निकलने से रोकना है। तो इस बॉडी के जगह कोई और बॉडी लानी ही होगी। मैं पर्सनल बता रहा हूं, और बड़े बड़े जो थिंक टैंक हैं उनका भी यही विचार है कि इस बॉडी की कोई जरूरत नहीं है। इसके स्थान पर हमको ऐसी बॉडी लानी होगी, ऐसी संस्था को बनाना होगा जो ग्राउंड वाटर के दोहन को विनियमित करे, उसको रोके, उसके प्रबंधन को बेहतर करे। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट, वाटर प्राइसिंग मैकेनिज्म। सॉल्यूशन का सबसे अच्छा तरीका है ये, सरकार को जल की कीमत आज नहीं तो कल वसूलनी ही होगी। वाटर जैसे रिसोर्स को आप फ्री में नहीं दे सकते। जनता उसका मूल्य नहीं समझ रही है, आप उसको फ्री में मिल रहा है तो उसको मूल्य विहीन समझ ले रही है। लेकिन यहाँ फिर तर्क ये दिया जाता है कि गरीब लोग जो होंगे वो कैसे भुगतान करेंगे पानी का, वो प्यासे मर जाएंगे, वो नहा नहीं पाएंगे। उसका एक तरीका है, उसका तरीका ये है कि भुगतान उनको करना पड़ेगा, लेकिन सब्सिडी के रूप में उनको उनका भुगतान आप उनके बैंक खातों में वापस कर सकते हैं। कितना करना है वो विशेषज्ञ मिलकर डिसाइड कर सकते हैं, सरकार सर्वे कर सकती है। उससे क्या होगा, भुगतान कर रहे हैं लेकिन सब्सिडी के रूप में उनको वापस मिल जा रहा है। उनको हमेशा दिमाग में ये रहेगा कि ये मूल्यहीन नहीं है, ये मूल्यवान संसाधन है। भले ही सरकार हमको सब्सिडी के रूप में वापस कर रही है, कल ये भी हो सकता है कि ये सब्सिडी बंद कर दे सरकार, तो जल प्रबंधन में बेहतर सुधार होगा। किसान हो, आम नागरिक हो, कोई भी हो, सरकारों को दृढ़ता से, सख्ती से, वोट बैंक की पॉलिटिक्स किए बिना जल का मूल्य वसूलना होगा। भले ही जरूरतमंदों को वापस किया जाए, उनके बैंक खातों में कैश ट्रांसफर कर दिया जाए,
क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट, स्ट्रेंथनिंग लीगल एंड इंस्टीट्यूशनल। संस्थाओं में सुधार मैंने बता दिया। सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड में सुधार कीजिए, या तो इस संस्था को समाप्ति कर दीजिए या फिर इसमें सुधार कीजिए। लीगल फ्रेमवर्क बनाना पड़ेगा। आर्थिक जुर्माने सुनिश्चित करने पड़ेंगे जो वाटर पंप लगाएगा। ये बड़े लेवल के सुधार की जरूरत है कुल मिलाकर के इसमें। अवेयरनेस एंड कैपेसिटी बिल्डिंग, जागरूकता कार्यक्रम चलाने होंगे। बच्चों को प्रारंभ से ही उनके स्कूलों में जल संसाधन को व्यर्थ न बहाने की शिक्षा देनी ही होगी। कुल मिलाकर जितना भी मैं इसको विश्लेषण कर रहा हूं आपके लिए, उसका उद्देश्य सिर्फ यही था कि गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड इंटरवेंशन फॉर डेवलपमेंट इन वेरियस सेक्टर का जो टॉपिक है आपके सिलेबस में, उस संदर्भ में आप सभी योजनाओं को, सभी स्कीम को कैसे एनालिसिस करना है, कितनी उसकी रेंज जाएगी, कहाँ तक जाएगी, कैसे उस पर मेंस का आंसर तैयार करना है, क्या क्या पॉइंट्स उसमें होने चाहिए, उसी संदर्भ में मेरा ये छोटा सा प्रयास था। और मेरी आप सभी लोगों से विनती है कि इन सभी स्कीम्स को पढ़िए, उन पर गहनता के साथ विचार कीजिए, और जितना भी करंट अफेयर्स होगा मैं कवर कर रहा हूँ, और मेरी जितने भी वीडियो रहेंगी वो विश्लेषण आधारित ही रहेंगे। एमएसपी रिलेटेड कोई करंट अफेयर्स का आएगा तो भी मैं उसको कवर करूंगा, नहीं आएगा तो एमएसपी को मैं तब भी डिटेल में कवर करूंगा किसी एक वीडियो में, इसी आशा के साथ कि आप लोग इसको समझेंगे और क्या आप अभी तक पढ़ रहे हैं उसको समझेंगे, क्या उसमें सुधार की जरूरत है, अपने भी जो आपकी जो विश्लेषण क्षमता है उसमें कितने अभी सुधार की जरूरत है उसको भी समझने की कोशिश करेंगे। इसी के साथ मैं आपसे अनुमति चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।